अहिंसा धर्म के प्रवर्तक धम्मचक्र प्रवर्तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दुनिया में और एक पहचान है। वो पहचान है हार्ड और डेमोक्रेट लोकतंत्र के प्रति समर्पित व्यक्तिमत्व। ऐसे परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मैं विनम्र अभिवादन करता हूँ। इस आयोजन के अध्यक्ष महोदय मंच पर उपस्थित अन्य मान्यवर और आप सब लोग, मेरी एक मान्यता है 1928 वरचं कवर काढा, वरचं कवर आहे ते समक्ष निवेदन देते हुए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं प्रथम भारतीय हूँ और अंतिमतः भी भारतीय हूँ। मेरी एक मान्यता है, मान्यता ये है कि जब तक मैं प्रथम भारतीय हूँ यह हम सब लोग नहीं मानते, तब तक हमें न तो संविधान समझ में आएगा और न ही संविधान की उद्देशिका समझ में आएगी। मैं भारतीय हूँ, यह पहचान, यह आइडेंटिटी मुझे भारत के संविधान में, मैं भारतीय हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं भारतीयता यह मेरी राष्ट्रीयता है। संविधान का अनुच्छेद 15 मुझे और भी पहचान देता है, अलग आइडेंटिटीज देता है। उसमें लिखा गया है कि धर्म, वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर राज्य को डिस्क्रिमिनेट करने, भेद करने की, नागरिकों में भेद करने की अनुमति नहीं है। इसका अर्थ यह होता है कि संविधान यह मानता है कि धर्म, वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान यह भी मेरी पहचान है, यह भी मेरी आइडेंटिटीज है। इसके अलावा भी और अलग अलग आइडेंटिटीज में भी हो सकती है। राज्य को भेद नहीं करने की आदेश दिया गया है, परंतु संविधान यह भी मानता है कि इस आधार पर समाज में व्यक्ति व्यक्ति में भेद किए जाते हैं। यदि इनमें से कोई भी पहचान, इनमें से कोई भी आइडेंटिटी, यदि मैं मेरी पहली आइडेंटिटी करके स्वीकार करता हूँ, पहली पहचान करके स्वीकार करता हूँ, तो मैं पूर्वग्रह से बाधित हो जाता हूँ। यह सारी आइडेंटिटीज मुझे पूर्वग्रह से बाधित करती है। पूर्वग्रह अनुकूल हो सकता है, पूर्वग्रह प्रतिकूल भी हो सकता है, परंतु इन आइडेंटिटीज के चलते मैं पूर्वग्रह मुक्त नहीं हो सकता। संविधान की ओर, संविधान की उद्देशिका की ओर एक जिसको ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण कहते हैं, उस दृष्टिकोण से मैं देख नहीं सकता। और इसीलिए यदि संविधान को समझना है तो सर्वप्रथम मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरी पहली आइडेंटिटी भारतीय है। मैं सर्वप्रथम भारतीय हूँ, संविधान के प्रति समर्पित भारतीय, संविधान को अभिप्रेत भारतीय हूँ, तभी मैं संविधान समझ पाऊंगा और संविधान की उद्देशिका भी समझ पाऊंगा। इस परिप्रेक्ष्य में मैं एक भारतीय होने के नाते मेरे लिए आप सब लोग प्रथम भारतीय हूँ और आप सब लोगों को मैं सर्वप्रथम साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, सप्रेम जय करता हूँ और मंगल कामना। विषय है आज का संविधान की उद्देशिका, भारत का विजन करें। इस विषय की बड़ी प्रासंगिकता है। 2025-2021 में क्या हो लिखते हैं,
क्रिस्टोफर कैलकुलेट फ्रांस के समाज वैज्ञानिक है। आरएसएस को बड़ा गहन अध्ययन है। मोदी की सरकार पर भी उनका बड़ा गहन अध्ययन है। बड़ी बड़ी किताबें उन्होंने लिखी हैं और एक मान्यवर 2021 में उनका एक ग्रंथ आया। उस ग्रंथ में वो स्पष्ट क्या लिखते हैं कि भारत में हिंदू राज स्थापित हो चुका है। क्या कहते हो, भारत में 2021 4 साल पहले के बाद हिंदू राज स्थापित हो गया। वो सिर्फ इतना कहते हैं कि यह डी फैक्टो हिंदू राज है, डी जो हिंदू राज नहीं। इसका मतलब यह है कि वास्तव में हिंदू राज अस्तित्व में आया हुआ है, परंतु उसको वैधानिक या संवैधानिक मान्यता अभी तक नहीं दी गई है। वास्तव में राज है, परंतु कानूनी तौर पर उसको हिंदू राज नहीं कहा जा सकता। इतना ही अंतर है। अभी के यदि आप पढ़ते हो, नया जो आता है वो पढ़ते हो तो साफ तौर पर आपको लिखा हुआ मिलेगा जो भारत का संविधान, जो भारत का लोकतंत्र, भारत की वर्तमान राज्य व्यवस्था, इसका अध्ययन करते हैं। वह स्पष्टतया यह लिखते हैं कि भारत में न तो संविधान अस्तित्व में है और न ही संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र है। चुनाव होते हैं, निश्चित तौर पर होते हैं। अभी 2024 में चुनाव हुए, 2029 में फिर चुनाव होंगे, परंतु चुनाव होना, नियमित चुनाव होना, इसका मतलब उस देश में लोकतंत्र अस्तित्व में है, ऐसा उसका अर्थ नहीं होता है। क्योंकि दुनिया में जहाँ भी तानाशाही है वहाँ पर भी चुनाव होते हैं। रशिया में चुनाव होते हैं, चाइना में चुनाव होते हैं, तुर्कस्तान में चुनाव होते हैं, और जहाँ जहाँ भी तानाशाह विद्यमान है वहाँ पर भी चुनाव होते हैं, क्योंकि उनको भी राज चलाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए लोक मान्यता जरूरी है। चुनाव एक जरिया है लोक मान्यता का। उन व्यवस्थाओं में चुनाव होते हैं। इसका अर्थ उस देश में लोकतंत्र है ऐसा नहीं होता। और इसीलिए भारत के संबंध में जब बात की जाती है तो यह कहा जाता है भारत में लोकतंत्र नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है, यह होटोक्रेसी है, यह चुनावी गणतंत्र है। चुनाव का गणतंत्र, चुनावी तंत्र है, गणतंत्र जैसे चुनावी तंत्र है। यह लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित हो गया है, लोगों को भरमाने के लिए और बाकी के लोगों को, बाहर के लोगों को यह बताने के लिए कि भारत में अभी तक लोकतंत्र जिंदा है। इस परिप्रेक्ष्य में वंदना संघ आप सब लोगों के साथ मिलकर यह प्रयास करता रहा है कई सालों से। अगर आपने डिबेट्स का जिक्र किया है, 2010 में हमने इस पर काम शुरू किया, 2015 में पहला एडिशन हम पूरा कर पाए, 2018 में उसका दूसरा के साथ है। हमारा प्रयास ये कि भारत के आम आदमी तक संविधान निर्माता पहुंचे, भारत के आम आदमी तक संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पहुंचे। उन्होंने निर्माण किया हुआ संविधान पहुंचे, लोगों को एहसास हो कि हम भारत के लोग हैं। क्योंकि दुनिया का इतिहास यह बताता है कि जहाँ भी संविधान और लोकतंत्र जिंदा है वह सिर्फ लोगों के भरोसे है। सत्ता में कोई भी हो, संविधान जहाँ भी उन्हें बाधक हो जाता है, बाधा उपस्थित करता है, वह सत्ताधारी संविधान को लागू करने का, संविधान को विकृत करने का, संविधान को तोड़ने का, मरोड़ने का प्रयास करता है। लोग हैं जो संविधान देता है, लोग हैं जो सत्ताधारियों को बाध्य करते हैं कि संविधान के अनुसार अपना शासन चलाए। उसके लिए लोगों तक संविधान पहुंचना,
उसके लिए लोगों तक सही अर्थों में संविधान पहुंचना आवश्यक है। वंदनासन आप सब लोगों के माध्यम से यही प्रयास करें। आइए इस परिप्रेक्ष्य में हम संविधान के उद्देश्य का भी समझने का प्रयास करेंगे। कैसे संविधान में आई इसका भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा अस्तित्व में आई। भारत की संविधान सभा स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण करने के लिए अस्तित्व में आई संविधान सभा। यह संविधान सभा दावा करती है, संविधान सभा भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, फिर भी संविधान सभा दावा करती है यह संविधान सभा सार्वभौमिक है, सॉवरेन है। इस संविधान सभा पर 1946 इस संविधान सभा पर ब्रिटिशों का कोई भी नियंत्रण नहीं है। हम सार्वभौम हैं क्योंकि हम लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम लोगों द्वारा निर्वाचित हैं, लोगों ने हमें यह सार्वभौमता प्रदान की है। हम सॉवरेन हैं, हम सार्वभौम। बार-बार सवाल उठती है संविधान सभा में, अभी तो ब्रिटिशों का राज है, आपको उन्होंने स्पष्ट कहा हम सार्वभौम। यह भारत की संविधान सभा सारे ही भारतीयों का प्रतिनिधित्व करती है। इस दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से उस समय प्रांत थे, सारे प्रांतों के प्रतिनिधि थे, संस्थान थे, सारे ही संस्थानों के प्रतिनिधि थे, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश थे, उसको आयुक्तों द्वारा शासित प्रदेश कहा जाता था, उनका भी प्रतिनिधित्व संविधान सभा में था। भौगोलिक दृष्टि से, भूगोल की दृष्टि से सारे भारत का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में था। धर्म की दृष्टि से देखें तो हिंदू थे संविधान सभा में, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, सिख थे, पारसी थे, ये सारे मुख्य धर्म जो थे उस समय, उन धर्मों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में था। अन्य दृष्टि से देखें उसमें सवर्ण थे, अछूत, आदिवासी थे, महिलाएं थी, इनका भी प्रतिनिधित्व उसमें था। यदि और दृष्टि से देखें, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो कांग्रेस थी, मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी, कम्युनिस्ट थे, समाजवादी थे, और अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रतिनिधित्व भी उस संविधान सभा में अनेक अध्यक्ष थे, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, परंतु अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी उस संविधान सभा में सहभागी थी। इसका अर्थ होता है सारे ही दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से आप देखो, सारे ही दृष्टि से संविधान सभा सारे भारत का प्रतिनिधित्व करती है, सारे भारत का। यह बात सबसे महत्वपूर्ण है। कोई भी समाज का तबका, कोई भी समाज का घटक यह नहीं कर सकता कि मेरा प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं है। सारे ही, ये बहुत जरूरी है। जब भारत का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मान्यता थी, यदि भारत का संविधान है, भारत के लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि संविधान कैसे करता है, ये प्रयास करते थे, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी आस्था लोगों की थी। इसलिए तो हम भारत के लोग संविधान की जरूरत होती है, उसका जिक्र मैं बाद में और भी करूंगा। तो यह संविधान सभा में निर्णय लिया कि संविधान का निर्माण यह सांसदीय प्रणाली से, अलग अलग प्रणालियां हैं काम चलाने की, सभा में काम चलाने की अलग अलग प्रणालियां हैं, उसमें एक मान्य प्रणाली थी, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम लीजिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सारा आंदोलन लीजिए, यह एक संवैधानिक आंदोलन था, ये सांसदीय प्रक्रिया से चला हुआ था। तो सारे लोगों की मान्यता थी कि संविधान की निर्मिति यह सांसदीय प्रणाली द्वारा होनी चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि संसद में यदि कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत करना हो, तो आपने देखा होगा टीवी पर, कोई भी प्रस्ताव स्वीकृत करना हो, उस प्रस्ताव का 3 बार वाचन होता है, उसको कहते हैं 3 रीडिंग्स, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, और 3 बार जब वो सभा प्रस्ताव स्वीकृत करती है तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाता है।
संविधान के निर्माण के लिए भी यही प्रक्रिया स्वीकृत की गई कि इसी प्रक्रिया से हम संविधान का निर्माण करें। 3 वाचक के द्वारा 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस बहुमत में थी। कांग्रेस के नेता के तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया कि संविधान का ध्येय क्या होना चाहिए, संविधान का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसके संबंध में आप प्रस्ताव देंगे। बहुमत का पक्ष उनका अधिकार होता है, संसदीय प्रणाली में उनका अधिकार होता है। उसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। रिजोल्यूशन ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स संविधान की बुनियाद रखने ऐसा प्रस्ताव रखने के लिए आमंत्रित किया गया। प्रस्ताव रखा गया 25 जनवरी 1947 को प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और फिर संविधान सभा ने कुछ विषय निर्धारित किए। इस संविधान में कौन से विषय होने चाहिए, प्रत्येक विषय के लिए एक समिति बनाई गई। समिति को कहा गया कि आप विषय पर चर्चा करें, आपकी चर्चा का एक रिपोर्ट बनाएंगे और उस विषय के संबंध में संविधान में क्या समाविष्ट किया जाना चाहिए इसके संबंध में सिफारिशें देंगे। समिति के 3 भाग, विषय पर चर्चा का रिपोर्ट और कुछ सिफारिशें देंगे जो संविधान सभा में प्रस्तुत होगी, चर्चा होगी, सिफारिशें स्वीकृत होगी, अस्वीकृत होगी, संशोधित होगी, मॉडिफाई होगी, जो आगे चलकर संविधान का मसौदा निर्माण करने के लिए काम होगा। इतिहास कहते हैं, संविधान के डॉक्यूमेंट्स कहते हैं कि 18 समितियां इस प्रकार से स्थापित की गई। उसमें से 13 समितियों पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सदस्य थे। उनका योगदान है 13 समितियों में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सदस्य के रूप में कार्यरत थे। बहुत सारी समितियों के अध्यक्षों ने डॉक्टर अम्बेडकर से अनुरोध किया कि आप ही संविधान सभा में अपनी समिति का रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे और उस पर चर्चा भी आप ही करेंगे। इस प्रकार से यह चलता रहा 29 अगस्त 1947 तक। इसको कहते हैं संविधान का पहला वाचन या संविधान के निर्माण की पूर्व तैयारी भी इसको कहा जाता है। यहाँ तक आने के पश्चात संविधान सभा को ऐसे लगा कि अब संविधान के निर्माण के लिए जो आवश्यक रॉ मटेरियल चाहिए वो तैयार हो गया है। क्या क्या हो गया है, समितियों ने अपनी रिपोर्ट दे दी, कुछ सिफारिशें संविधान सभा ने स्वीकृत की और कुछ निर्णय भी लिए। तो लगा संविधान सभा को कि अभी हमने पहले चरण का कार्य समाप्त कर दिया, इसके आधार पर संविधान का एक ड्राफ्ट बनाया जा सकता है। इसीलिए 29 अगस्त 1947 को संविधान का मसौदा ड्राफ्ट करने के लिए संविधान मसौदा समिति चुनी गई। संसदीय प्रक्रिया समिति को नियुक्त नहीं करता, समिति चुन जाती है। जितने सदस्य चाहिए उतने ही नाम आते हैं तो यूनानिमसली चुनी जाती है, सर्वसम्मति। यदि नहीं ज्यादा नाम आते हैं तो फिर चुनाव भी करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि संविधान सभा में जितनी भी समितियां गठित की गई, जितने सदस्य चाहिए थे उतना ही नामांकन होता था। कहीं पर भी कोई भी समिति के लिए चुनाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जितने चाहिए, मसौदा समिति में 7 चाहिए, 7 ही नाम है। 8वां नाम आया था, उन्होंने विड्रॉ कर दिया कि मैं अपने आप को विड्रॉ करता हूँ, अन्यथा मसौदा समिति का चुनाव करना पड़ता था, तो चुनाव करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मसौदा समिति को कहा गया, संविधान सभा ने और समितियों के रिपोर्ट पर चर्चा की है, कुछ निर्णय लिए, कुछ सिफारिशें स्वीकृत किए। इनके आधार पर और संविधान में और कुछ चाहिए तो और भी कुछ जोड़ना है तो वो जोड़कर मसौदा समिति
संविधान के मसौदे का निर्माण करेगा। 7 सदस्यों की समिति बनाएंगे। 30 अगस्त 1947 को समिति ने अपना अध्यक्ष चुना, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। उसको विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो अम्बेडकर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अध्यक्षता में समिति ने संविधान का मसौदा बनाया। डायरेक्टिव बेसिस पे संविधान सभा ने मसौदा बनाया और 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा में यह मसौदा प्रस्तुत किया गया। कब शुरू हुआ था? 30 अगस्त 1947। कब समाप्त हुआ? 4 नवंबर 1948 को। इतना समय लग गया मसौदे के निर्माण में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने 25 नवंबर के भाषण में कहते हैं कि संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए केवल 141 दिन लगे। कितने दिन लगे? केवल 141 दिन लगे। बाकी डॉक्टर अम्बेडकर जैसा मैंने कहा, लोगों के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है। लोग सर्वश्रेष्ठ है तो मानते हैं और इसीलिए उस समय का समय देखिए 46-47 था। लिटरेसी रेट बिलो 10% था। लिटरेसी रेट साक्षरता का प्रतिशत 10% से कम होने के बावजूद भी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तो मसौदा बनाया, वो 8 महीने तक लोगों के अवलोकन के लिए खुला और लोगों से कहा गया था कि आपका संविधान है, आपके लिए बनाया जा रहा है, कैसे बन रहा है, क्या लिखा जा रहा है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। इसमें यदि आपके कुछ सुझाव है, लिटरेसी रेट 10%, आपके कुछ सुझाव है, आपको कुछ सजेस्ट करना है तो आप अपनी सूचनाएं भेज सकते हैं। 8 महीने इसके लिए लगेगी। संविधान और मसौदा 141 दिन में तैयार हुआ और तैयार होने के पश्चात फिर 4 नवंबर 1948 को संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया और उस दिन से उसका सेकंड रीडिंग, संविधान का दूसरा वाचन आरंभ हुआ। पहला वाचन समाप्त हो गया था 29 अगस्त को, दूसरा वाचन आरंभ हुआ। यह दूसरा वाचन 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। बड़ी गहरी चर्चा है। मसौदे में जो भी अनुच्छेद लिखे गए थे, जो भी आर्टिकल, हर एक आर्टिकल पर चर्चा हुई, हर एक आर्टिकल में तो दिखाई पड़ेगा उसमें खंड है, उपखंड है, बायलॉज, ये सारे हैं, सब क्लॉजेस है। इन सारे पर एक वाक्य पर चर्चा हुई। शायद आप लोगों को सुनकर अचरज होगा कि संविधान सभा के कुछ सदस्यों में यहाँ फुल स्टॉप क्यों है, इस पर भी संशोधन है। फुल स्टॉप क्यों है, यहाँ कॉमा क्यों है, यहाँ एंड शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, यहाँ और शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। इस प्रकार से भी कुछ प्रस्तावों में त्रुटियां ढूंढकर संशोधन रखे गए जिस पर चर्चा हो गई। अब सोचिए कैसे कैसे चर्चा हो गई, कितने गहन चर्चा हो गई। इस प्रकार से चर्चा हुई और फिर 17 अक्टूबर 1949 को दूसरा वाचन पूरा हुआ। दूसरा वाचन जब पूरा हो जाता है तो ऐसा माना जाता है कि प्रस्ताव पर चर्चा पूरी हो गई, अर्थात संविधान पूरा हो गया। अब सिर्फ तीसरे वाचन की औपचारिकता बाकी है। डॉक्टर अम्बेडकर 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्ताव रखते हैं मसौदा समिति के अध्यक्ष द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली पास। भारत की संविधान सभा ने जो संविधान निर्धारित किया है उसको संविधान सभा में स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए, ऐसा प्रस्ताव रखा जाता है। 26 नवंबर 1949 तक यह तीसरा वाचन चलते रहता है। औपचारिकता होती है उसमें 25 नवंबर 1949 का माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भी भाषण था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
अपना अध्यक्षीय समारोह पर भाषण देते हैं और प्रस्ताव डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रखा गया 17 अक्टूबर 1949 का प्रस्ताव द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली और संविधान सभा एक मन से सर्वसहमति से तालियों की गूंज के साथ हर्ष ध्वनि के साथ उस प्रस्ताव को स्वीकृत करती है जिसे हम कहते हैं कि 26 नवंबर को संविधान स्वीकृत हुआ। एक और इसको माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। संविधान में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का योगदान या उनको संविधान के निर्माता क्यों कहते हैं यह अलग विषय हो सकता है, परंतु 3 तरह का योगदान होता रहा है। पहला पूर्व पहले जैसे संविधान सभा में वो बोले, समितियों में बोले, दूसरा केवल अकेले डॉक्टर अम्बेडकर ने मसौदा निर्माण किया, इसका साक्ष्य संविधान सभा के देश में। और तीसरा जो ये सर्वसहमति से संविधान को स्वीकृत करना, ये सबसे अहम सबसे महत्वपूर्ण काम था और सारे ही संविधान सभा इसकी सबसे ज्यादा सराहना करती है। मसौदा लिखने के लिए तो डॉक्टर अम्बेडकर आभार मानती है संविधान सभा, उससे भी अधिक संविधान सभा द्वारा एक मत से उस संविधान को स्वीकृति प्राप्त करवाना डॉक्टर अम्बेडकर को कहते हैं पायलटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पायलटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, ऐसा माना जाता है और इस प्रकार से यह संविधान अस्तित्व में आया। संविधान की व्याख्या की जाती है बड़ी सिंपल सी है, द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स गवर्निंग द स्टेट। जिन सिद्धांतों के आधार पर राज्यों का शासन प्रशासन चलाया जाता है उन सिद्धांतों को संविधान कहा जाता है। सारे संविधान, चाहे वो ऑटोक्रेसी हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे और भी किसी प्रकार की शासन व्यवस्था हो, प्रत्येक देश में अपना अपना संविधान है। उसमें हमारा शासन कैसे चलेगा इसके सिद्धांत लिखे जाते हैं और उसको संविधान कहा जाता है। संविधान निर्माताओं के सामने संविधान सभा केवल इतना उद्देश्य नहीं था कि कुछ सिद्धांत ले देंगे इसके आधार पर आने वाले भारत का शासन प्रशासन चलेगा, इसके लिए इतना ही संविधान निर्माण का सीमित उद्देश्य नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में भी कहते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के पहले उन्होंने जो और पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया 46 में लिखा उसमें भी साफ तौर पर कहते हैं। उसके पहले भी 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर साफ तौर पर कहते हैं यह देश कभी भी राष्ट्र नहीं था, जबकि आज भारत में कुछ लोग दावा करते हैं 10,000 साल पहले से यह देश हिंदू राष्ट्र था। दावा किया जाता है, सावरकर दावा करते हैं, तिलक दावा करते हैं, RSS दावा करते हैं, यह कई हजार सालों से यह देश राष्ट्र था। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि यह देश कभी भी राष्ट्र नहीं था। और फिर यह दावा करने के पश्चात यह भी कहते हैं कि संविधान द्वारा भारत नाम का नया राष्ट्र जब संविधान लागू होगा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होगा, उस दिन भारत नाम का नया राष्ट्र अस्तित्व में आने वाला है। संविधान सभा में दावा करते हैं नया राष्ट्र अस्तित्व में आने वाला है। यदि आप पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव पढ़ने का प्रयास करेंगे, उनका भाषण पढ़ने का प्रयास करेंगे, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्या उद्देशिका भी यदि पढ़ेंगे तो उद्देशिका में जो लिखा गया है यह उद्देशिका में लिखे जाने से पहले इस देश की समाज व्यवस्था में उनमें से एक भी शब्द नहीं था। इस देश में ना तो लोग थे, इस देश में तो गणतंत्र था, इस देश में तो आर्थिक सामाजिक था, इसमें तो कुछ भी नहीं था इस देश में। और इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि काल से संबंध विच्छेद कर हमें नया राष्ट्र बनाना है। आज की सत्ता यह कहते हैं कि हमें वर्तमान भारत को देखभाल से समझ लीजिए बात।
आज की सत्ता क्या कहती है? आज की सत्ता कहती है कि सारा कुछ अभी कल परसों ये संस्कृत विद्यापीठ का समारोह आयोजित किया गया था, वहां पर कहा गया है कि सारा ज्ञान संस्कृत है, वह केवल ज्ञान की नहीं बोलचाल की भाषा है, सारा ज्ञान में है। तो हम अभी पीछे जा रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। और भारत का संविधान कहता है कि भूतकाल से संबंध विच्छेद करके हमें नया भारत का निर्माण करना है। लेकिन नया भारत का निर्माण करना हो तो उसके लिए विजन चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए? विजन चाहिए, सपना चाहिए कि हमारा भारत कैसे होगा। और इसीलिए संविधान की उद्देशिका के माध्यम से नया भारत कैसे निर्माण होगा इसका सपना लिखा गया है, इसका ब्लूप्रिंट दिया गया है। इसीलिए संविधान को विजन डॉक्यूमेंट है, संविधान को विजन डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। जब विजन होता है, विजन होता है, मेरे साथ होता है, उसके पीछे मेरा विचार, देश का विजन, राष्ट्र का विजन जब रखा जाता है तो उसके लिए भी एक विचारधारा चाहिए, एक फिलॉसफी चाहिए। इसके पीछे भी, इस विजन के पीछे भी एक फिलॉसफी है। एक एक शब्द देखोगे आप तो उसमें से आपको इसके पीछे फिलॉसफी है ऐसा आपको दिखेगा। इसके पीछे भी एक फिलॉसफी है और इसीलिए भारत के संविधान को एक फिलॉसॉफिकल डॉक्यूमेंट कहा जाता है। तो भारत का संविधान क्या है? बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स गवर्निंग द स्टेट है। भारत का संविधान क्या है? विजन डॉक्यूमेंट है। भारत का संविधान क्या है? एक फिलॉसॉफी है जो राष्ट्र निर्माण की फिलॉसॉफी मानी जाती है। राष्ट्र निर्माण की व्याख्या हम आगे चलकर करेंगे। इसको राष्ट्र निर्माण की फिलॉसॉफी मानी जाती है और इस प्रकार से हम संविधान को देखना चाहिए। इस प्रकार से हमको संविधान को देखना पड़ेगा, संविधान की उद्देशिका को हमको देखना पड़ेगा कि संविधान हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ द गवर्नमेंट स्टेट है, विजन डॉक्यूमेंट है और साथ ही साथ में एक फिलॉसॉफी भी है जो नए राष्ट्र के निर्माण की फिलॉसॉफी है। 26 जनवरी को ये कहा गया कि भारत राष्ट्र अस्तित्व में आ गया है, परंतु साथ ही साथ भारत राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया भी आ गई है। संविधान में लिख दिया, इसलिए राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आता, राष्ट्र निर्माण करना पड़ता है। राष्ट्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। अंग्रेजी में दो शब्द कहे जाते हैं, बीइंग एंड बिकमिंग। अस्तित्व में है उसकी प्रक्रिया, बनने बनाने की प्रक्रिया शुरू है। बीइंग एंड बिकमिंग, बिकमिंग की प्रक्रिया शुरू है और इस प्रकार से भारत राष्ट्र संविधान द्वारा अस्तित्व में आया है, ऐसा डॉक्टर अम्बेडकर कहता है, ऐसा संविधान सभा की भी इसी प्रकार से मान्यता है। अब हम मूल विषय की तरफ आएंगे, इसको कहते हैं संविधान के उद्देश्य। संविधान की उद्देशिका के संबंध में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। पूरा संविधान निर्माण होने के पश्चात संविधान की उद्देशिका को पूर्ति के लिए संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया। तारीख थी 17 अक्टूबर 1949। इस तारीख को संविधान सभा में उद्देशिका प्रस्तुत की गई। पूछा गया डॉक्टर अम्बेडकर से क्यों? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सारा संविधान लिखने के बाद उद्देशिका का मसौदा तैयार करना जरा आसान सा था और इसीलिए इसको सबके बाद में हम लोगों ने आपके उपस्थिति में प्रस्तुत किया। संविधान के निर्माण के संबंध में, उद्देशिका के निर्माण के संबंध में अलग अलग प्रकार से विवाद और कारण उपस्थित किए जाते हैं। यदि संविधान सभा डिबेट से पढ़े तो इन विवादों में कोई तथ्य नहीं है, यह स्पष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से उद्देशिका डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ड्राफ्ट नहीं की है। उद्देशिका पंडित जवाहरलाल नेहरू का ध्येय और उद्देश्य का जो प्रस्ताव है वही है, ऐसा भी कहा जाता है। आज भी ऐसा कहने वाले लोग
और 75 साल के बाद भी यह स्पष्टता नहीं है। मैंने आपसे कहा कि प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, पारित हो गया था 25 जनवरी 1947 को। एक बार स्वीकृत प्रस्ताव को फिर से नहीं रखा गया था सदन में, परंतु उद्देश्य का नया प्रस्ताव का रखा गया। और फिर प्रस्ताव रखने के पश्चात एक सदस्य थे मौलाना हसरत मोहानी करके, वह उठ कर खड़े हुए और कहने लगे कि हमने ध्येय और उद्देश्य का जो प्रस्ताव स्वीकृत किया था वह प्रस्ताव और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा हमारे समक्ष प्रस्तुत उद्देश्य का ये दो भिन्न बातें हैं। कहाँ पाया गया है? संविधान सभा में कहा गया। ये दो भिन्न बातें हैं। मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वो प्रस्ताव को स्वीकृत हमने किया, वही प्रस्ताव को उद्देश्य का माना जाना चाहिए। यह नया प्रस्ताव हम लोगों ने स्वीकार नहीं करना चाहिए। परंतु फिर भी मौलाना मैं जानता हूँ मेरे इतना कहने के बावजूद भी संविधान सभा इस प्रस्ताव को स्वीकृत करेगी। इसका बताने का कारण सिर्फ इतना है कि एक नया प्रस्ताव था, ड्राफ्टेड बाय ऑनरेबल डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने ड्राफ्ट किया था और यह प्रस्ताव रखा गया। इसमें एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ जो बहुत कम लोगों को जानकारी आप लोगों को दे सकते हो। एक H.U. कामत नाम के सदस्य थे, उन्होंने उद्देशिका पर संशोधन प्रस्तुत किया। संशोधन में यह कहा गया, जैसे लीगल पीपल ऑफ इंडिया यहाँ से उद्देशिका का आरंभ होता है, उन्होंने कहा कि नहीं, उद्देशिका का बाकी देश से वैसे रहे, उद्देशिका का आरंभ इन द नेम ऑफ गॉड, इन शब्दों में। क्या कहते थे कामों की? उद्देशिका का आरंभ कैसे होना चाहिए? इन द नेम ऑफ गॉड, शब्दों से होना चाहिए, ऐसे अम्बेडकर ने कहा कि हमारा संविधान सेकुलर है, इसमें गॉड वगैरह के लिए कोई स्थान नहीं है, हमारे लोग सबसे बड़े सब कुछ है और हमको किसी गॉड की जरूरत नहीं है। और अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर कामत जी से कही कि वो प्रस्ताव वापस, मैं इसको स्वीकृत नहीं करूंगा। एक बात समझ लीजिए, डॉक्टर अम्बेडकर का स्थान संविधान सभा में यह था। पूरे 9 दिसंबर 1946 से लेकर तो 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा में डॉक्टर अम्बेडकर का स्थान था। यदि उन्होंने किसी संशोधन को स्वीकृत किया तो संशोधन स्वीकृत होता था, उन्होंने संशोधन अस्वीकृत किया तो संशोधन अस्वीकृत होता था। तो जिसका संशोधन अस्वीकृत होता था उसने भी कभी आग्रह नहीं किया मेरा वोट वहां पर लिखा जाए कि मैं इसका विरोध करता हूँ, ये लिखा जाए। ऐसा किसी भी प्रस्ताव के संबंध में नहीं हुआ। सारे ही प्रस्ताव एक मत से इस प्रस्ताव को छोड़कर कामत जी का आग्रह था कि मैं प्रस्ताव विड्रॉ नहीं करूंगा। उन्होंने भाषण दिया और फिर आग्रह किया कि इस पर मत दिया जाए, इस पर वोट लिया जाए, आग्रह किया गया और अध्यक्ष हेल्पलेस हो गए। डॉक्टर अम्बेडकर कुछ नहीं कर पा रहे थे और यह एक ही प्रस्ताव ऐसा है जिस पर वोटिंग हुआ और कामत जी का प्रस्ताव 41 विरुद्ध 68 मतों से नकारा गया। और इसके चलते इन द नेम ऑफ गॉड इन शब्दों को संविधान में कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। कामत कांग्रेस के सीनियर मेंबर, संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, फिर भी कांग्रेस सदस्य का प्रस्ताव संविधान सभा में स्वीकृत नहीं हुआ। सोच लीजिए सिचुएशन कैसे होगी, संविधान सभा की सिचुएशन कैसे होगी। बहुमत के सदस्यों द्वारा लिखा गया प्रस्ताव भी संविधान सभा ने स्वीकृत नहीं किया क्योंकि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर नहीं चाहते थे यह प्रस्ताव स्वीकृत हो। बाद में और भी प्रयास किए गए। एक सदस्य थे श्रीमती सक्सेना, उन्होंने प्रयास किया केवल
इन द नेम ऑफ गॉड ने उन्होंने कहा कांग्रेस किया कांग्रेस, और कांग्रेस की मान्यता की आज भी है कि केवल गांधी जी की वजह से इस देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। कांग्रेस की मान्यता है, बहुत सारे लोगों की मान्यता है, दुनिया में यही धारणा है, अम्बेडकर जैसे कुछ लोगों को छोड़कर जो यह मानते हैं कि गांधी एक फैक्टर थे और भी ऐसे अनेक तत्व थे जिनके चलते भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हमें स्वतंत्रता मिली या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने स्वतंत्रता हमें दी, ये सोचने का विषय है। फिर से दोहराता हूं, हमें स्वतंत्रता मिली या ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें स्वतंत्रता दी, यह सोचने का विषय है। इस पर आप सोचिए, डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि मेनी मोर फैक्टर्स। विश्व युद्ध था, ब्रिटेन की युद्ध में जो हालत हुई वो हालत थी, सेना का विद्रोह था, ये सारे फैक्टर्स, अमेरिका का आग्रह था कि भारत जैसे देश स्वतंत्र होने चाहिए, ये सारे देशों के चलते इस प्रकार से थे। तो सक्सेना जी का प्रस्ताव उनके ही पक्ष के सदस्यों द्वारा आग्रह करने के पश्चात विड्रॉ किया गया। कहा सीनियर मेंबर्स ने, भाई अब ईश्वर को तो हम देख चुके, क्या उसका अर्थ, अब गांधी जी को इस विवाद में क्यों खींचते हो, ऐसा कहकर वो भी प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया, विड्रॉ किया गया, और एक प्रस्ताव आया था और ये सारी बातें इस प्रकार से हुई। और इस प्रकार से B.R. अम्बेडकर द्वारा ड्राफ्ट किया गया संविधान का प्रियम्बल जैसे के वैसे संविधान सभा को स्वीकृत किया, जो आज हमारे सामने है। जो आज इसमें जो थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ उसका जिक्र हम करेंगे, क्योंकि 3 शब्द इसमें नए जोड़े गए हैं, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। संविधान की उद्देश्यता के संबंध में 2017 में सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय है। उस निर्णय में संविधान की उद्देश्यता का महत्व स्पष्ट करते हुए सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि संविधान के निर्माताओं ने, सर्वोच्च न्यायालय हमेशा ये कहता है कि फादर्स ऑफ फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं हम लोग। डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के निर्माता ऐसा बोलते हैं, पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में डॉक्टर अम्बेडकर को शिल्पकार वगैरह कहा जाता है, परंतु संविधान का निर्माता करके कहीं संबोधित किया सबने पढ़ा नहीं है। तो फाउंडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का प्रयोग करते हैं। वो कहते हैं कि संविधान के निर्माता जो फाउंडर्स थे, उन्होंने संविधान की उद्देशिका में जो शब्द लिखे हैं, प्रत्येक शब्द का चयन बड़े ही सोच विचारों के साथ किया है, बड़े ही सोच, जो क्रम लिखा गया है, जो क्रम लिखा गया है संविधान की उद्देशिका में, जो क्रम है वह भी विशिष्ट क्रम, सारा एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, ये क्रम भी विशिष्ट प्रकार से रखा गया है। और इस उद्देशिका में जो प्रत्येक शब्द रखा गया है वह प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ है और विशिष्ट महत्व है। सामान्य अर्थ से यह शब्द संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त नहीं किए गए। और फिर सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि इस उद्देशिका के ही नहीं, संविधान के सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, जिससे उद्देशिका का आरंभ होता है, जिससे संविधान का आरंभ होता है, वह शब्द है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, आमी भारताचे लोग, यह 3 शब्द संविधान के लिए, उद्देशिका के लिए और हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम भारत के लोग इन शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। तो बहुत महत्व है और ये 3 शब्द का मतलब राष्ट्र होता है, ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करना चाहूँगा। लोग, 2 प्रकार के शब्द हैं, लोग और प्रजा। 2 शब्द हैं, लोग और प्रजा, पीपल एंड सब्जेक्ट, पीपल एंड सब्जेक्ट।